हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें हम आगे पीरियोडिक जो ट्रेंड्स थे वो हम पढ़ रहे थे। ट्रेंड्स में हमने जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो पढ़ लिया था, एटॉमिक साइज हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि हमने लगभग पढ़ लिया था, एक जनरल आइडिया ले लिया था, देख लिया था कि उसको कैसे कैसे हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमने कुछ उसमें पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था। क्या हमने इसके मेन पॉइंट पढ़ लिए थे कि जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, एंथैल्पी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया था कि जब साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। चलिए अब देखते हैं। अब पीरियड में देखना है कि एक पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, वो हमने देख लिया था कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, हमें पता था। चलिए देखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। मैंने कल कुछ ऑर्डर बताया था, कल कुछ चीजें बताई थी इसमें। ठीक है, क्या बताई थी एक बार उनको सोचिए, क्या मैंने बताया था आपको कल। एक ये बताया था कि नाइट्रोजन, वैसे तो हमारा जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या चलना चाहिए, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ को होता है जेड इफेक्टिव का ऑर्डर, इधर को होता है जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। ये हमारा जेड इफेक्टिव का ऑर्डर होना चाहिए था, हमारा जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है हमारा, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, बेरिलियम की ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बोरॉन के मुकाबले। क्योंकि क्योंकि इसका जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। जो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होती है, हमें ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन की वो ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, वो हमने पढ़ लिया था, क्योंकि नाइट्रोजन की क्या है, पी ऑर्बिटल में 3, यानी कि वो हाफ फिल्ड है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, पार्शियली फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से क्या, उसके इलेक्ट्रॉन निकालने की जो क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, ज्यादा है। ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है, इतना समझ आया। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन था, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होगा, ये हमारा ग्रुप 13। चलिए, इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ को क्या होता है, नीचे की तरफ को क्या होता है, साइज जो है हमारा वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज। यानी कि ऑर्डर क्या आना चाहिए, ये ऑर्डर आना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए ऑर्डर। बिल्कुल ये ऑर्डर होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। कहाँ पर, सबसे पहला तो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी
ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। लेंथेनॉइड जो हमारा क्या कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिस उस वजह से क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, कम होता है। जब इसका साइज कम होता है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। चलिए, इसमें एक ग्रुप रह गया हमारा, वो हमने अलग से क्यों लिखा? ठीक है, अब एक ये रह गया। यहाँ पर क्या है, हमारा ऑर्डर तो ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो एक्सेप्शन है। क्या? एक तो यहाँ पर ये होता है और एक यहाँ पर ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है क्या लगता है, कंट्रैक्शन लगता है, स्टैंडर्ड कंट्रैक्शन लगता है, जिस वजह से क्या होता है, इनका साइज अलग होता है। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसका ऑर्डर क्या जाता है, थोड़ा चेंज होता है। इसका ऑर्डर होता है पी टिल गे एल इन। तो ये बन जाता है इसका परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जिस ऑर्डर में हम इसको करते हैं। और ज्यादातर ये वाला इसी से क्या होता है, हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो हमेशा इसी से आता है। क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, याद करने के लिए डिफिकल्ट है। ये क्या है, हमारा बिल्कुल ही अलग हो गया ना यहाँ पर। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, बीटल गैलिन। कैसे याद कर सकते हैं, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, बीटल गैलिन, बीटल गैलिन, बीटल गैलिन, बीटल गैलिन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो हमारे क्या सारे, बाकी तो हमने सारे सही है, बाकी तो यही होता है ऑर्डर हमारा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है ऑर्डर, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, साइज में इतना पता नहीं चलता, जब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लेकिन इतना पता नहीं चलता, साइज में उतना डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी के टाइम पे वहां पर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इतना आप देखिए इनको, ये जो हमारा जो क्या है, ये ऑर्डर हमने लिखा है, इसको अपने कॉपी में लिखिए और इसको पढ़िए थोड़ा। चलिए, चलिए इतना समझ में आया। ग्रुप वाइज पीरियड वाइज हमने क्या कर लिया, जो भी एक्सेप्शन थे वो देख लिया, बाकी हमने सारा ऑर्डर भी क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, अब एक और चीज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक एप्लीकेशन है। क्या है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट है, कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, जो उनका धातु वाला जो कैरेक्टर होता है, जिसको मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, वो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जब हम पीरियड में आगे की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि वहां मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आज हम ग्रुप में बोल रहे हैं, ग्रुप में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ये नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया था अच्छे से, उम्मीद है आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि देखो 2p3 या फिर 2p4 है ना, ये हाफ फिल्ड और यह पार्शियली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जो जितना स्टेबल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही डिफिकल्टी होती है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी एनर्जी क्या करनी पड़ती है, हमें देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमारे नोबल गैसेज है तो वो स्टेबल है ना, वो क्या फुली फिल्ड है, स्टेबल है। तो क्या होता है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। चलिए आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं,
स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि हमने क्या सबसे पहले ही पढ़ लिया था, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि जेड इफेक्ट जो हमने क्या पढ़ा, जेड इफेक्ट पढ़ा, जेड इफेक्ट पढ़ा, वो भी क्या था, शील्डिंग इफेक्ट ही तो वो हमारा जेड इफेक्ट भी है ना। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, they do not experience the full positive charge, hence they are shielded or screened away from the nucleus। कह रहा है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करते हैं, दे डू नॉट एक्सपीरियंस द पॉजिटिव चार्ज, वो क्या पॉजिटिव जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस ही नहीं करते। बोलना क्या चाह रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारी शेल्स, अगर हम बोले ये हमारी आउटर मोस्ट शेल है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस, हेंस दे आर शील्डेड और स्क्रीन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस से एक से दूर भी और क्या हो रहे हैं, शील्ड किए जा रहे हैं। कहाँ से, ये जो दूसरे जो शेल है इसके इलेक्ट्रॉन द्वारा ये क्या किए जा रहे हैं, शील्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, एक शील्ड बनाई जा रही है। इन द सेम वे सब शेल द पी इलेक्ट्रॉन विल गेट शील्डेड अवे बाय द एस इलेक्ट्रॉन एज p electron is away from the influence of nucleus and hence it does not। ठीक है, इधर चलिए देखिए इसको, ये क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा न्यूक्लियस है पहले पास में तो हमारा s होगा, है ना, फिर p होगा, फिर d होगा, फिर f होगा। ठीक है, ये हमको पता है। अब जो कह रहा है कि जो p वाला है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या नहीं कर पा रहा, वो क्या हो रहा है, s इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो रहा है, शील्ड किया जा रहा है, किया जा रहा है ना, शील्ड हो रहा है। p पे इलेक्ट्रॉन चार्ज होना मुश्किल है क्योंकि s तो सबसे पास में है ना, ये अट्रैक्ट हो सकता है इजीली, है ना, s वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो p वाले इलेक्ट्रॉन है उनका अट्रैक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। f d वालों का तो खैर बहुत ही, और f वालों का तो बोलने क्या है, खैर ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अब ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ये जो आउटर उसमें इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है, अगर ये आने की कोशिश भी करेंगे तो ये वाले जो s वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, करेंगे रिपेल, शील्ड की तरह काम करेंगे, करेंगे वही वो हमें यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सारा वही है जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। चलिए अब गिव रीजन से क्वेश्चन करते हैं, अभी हमें कल हमारे एक दो टॉपिक बच जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर हम इसको पढ़ेंगे। चलिए गिव रीजन बोल रहा है, व्हाई आर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में सेपरेटली क्यों लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को प्लेस किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये हमने उस दिन पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था कि जो जो लेंथेनॉइड और हमारे एक्टेनॉइड्स हैं उनको अलग क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है बताइए, फॉर कन्वीनियंस इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि उनके कन्वीनियंस और सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, किसके लिए, कन्वीनियंस और सिस्टमेटिक स्टडी के लिए। कि उस दिन मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, एक रूम है, ये हम बोले एक लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी में क्या है, चारों तरफ बुक्स पड़ी हुई है, ठीक है, वो एक सिस्टमेटिक वे में क्या है, अरेंज नहीं हो रही कि चारों तरफ बुक पड़ी हुई है। ठीक है, अगर हमें 11th केमिस्ट्री की बुक ढूंढनी है तो कितना मुश्किल है, उस बुक को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पूरा रूम है जहाँ क्या है, बुक्स ही बुक्स भरी हुई है, तो बहुत मुश्किल है ढूंढना, है ना, क्योंकि चारों तरफ बुक्स हैं, हमें क्या पता कौन से ढेर में हमारी केमिस्ट्री की बुक है। वहीं अगर उसी लाइब्रेरी में वो सारी बुक्स क्या हो, सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो, ठीक है, यानी कि 11 की बुक्स अलग, 12 की बुक्स अलग, हमारे 8 9 की बुक्स अलग, हमारी ग्रेजुएशन की बुक अलग, हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक अलग, जीके की बुक अलग, ठीक है, मैगजीन्स अलग, न्यूज़पेपर अलग, ये सारी बुक्स जो भी हमारे रीडिंग मटेरियल है वो क्या हो, अलग अलग शेल्फ में अगर हो, ठीक है, अलग अलग शेल्फ में अगर ऑर्गेनाइज वे में या एक सिस्टमेटिक वे में रखा हो तो क्या होगा, उसे ढूंढना बहुत ईजी होगा। अगर हमें 11th की केमिस्ट्री की बुक चाहिए तो हम 11 वाला शेल्फ खोलेंगे, वहां पर से 11th की केमिस्ट्री की बुक निकालेंगे और क्या करेंगे, रीड करेंगे, टाइम भी बचेगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, फॉर कन्वीनियंस एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी कि जो क्या करते हैं हम, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, उनको एक पीरियड में रखते हैं या एक ग्रुप में रखते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, अलग रखते हैं अलग। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड होता है उनको अलग रखा जाता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों की लगभग सेम है, उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए उनको अलग रखा जाता है ताकि उनकी स्टडी करने के लिए क्या हो, हमको ईजी हो। ठीक है, चलिए, to maintain the structure of periodic table of classification by keeping element with similar properties in a similar way, यानी कि
टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्योंकि जैसे कि हमें पता है, हमने देखी है पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के लिए जो है उसमें अगर हम एलिमेंट डाल देंगे तो पीरियोडिक टेबल का तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा ना, पूरा एलिमेंट। फिर एक लेंथेनॉइड के लिए हमें चाहिए होगा, फिर एक्टिनॉइड्स के लिए चाहिए होगा, फिर बाकी के जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या बाकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, वो कहाँ जाएंगे, फिर उन्हें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिससे लर्न करने में, हम उसको पढ़ने में क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगी। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कीपिंग एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ सिमिलर वे। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको क्या किया जाता है, सिमिलर वे में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अगला है एलिमेंट्स लाइक जेड एंड पी डी सी डी, है ना, ये सारे क्या हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। हमने क्या कहा था, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन हमने उस दिन ये भी कहा था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन, सारे एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते, है ना, सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन नहीं होते। तो जेड एंड पी डी और सी डी आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि एज दे हैव इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि जो इनका डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। उस दिन हमने जब डी ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें कि जो जिनका क्या ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। पढ़ा था हमने, देखते हैं हमने कहाँ पर पढ़ा था, हमने पहली लाइन, एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, आर डी ब्लॉक एलिमेंट, चलिए ठीक है, एज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। आप निकाल भी सकते हैं, इनका क्या निकाल सकते हैं, दिस इज जेड एन, जेड एन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 30। चलिए देखते हैं इसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसका डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए क्या किया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। जेड एन का, पी डी का, सी डी का, सबका क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली यहाँ पे होगा कंप्लीटली, एज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो उनका डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा डी में क्या पूरे हमारे 10 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको कंफ्यूज मत करना कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि अच्छा ये क्वेश्चन क्या होता है हमारे एग्जाम में आता है, तो आप क्या लिखेंगे अगर एग्जाम में आएगा, क्योंकि उनका क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। और आप आगे इस तरीके से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके शो भी कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा नया टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी, जो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि किसी एटम की क्या, किसी भी एलिमेंट की क्या टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने आप से बाहर निकालना। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को अपने अंदर के एक इलेक्ट्रॉन और लेना, है ना, वो टेंडेंसी क्या होती है कि टू गेन अ इलेक्ट्रॉन। When an electron is added to a neutral gases atom, किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम में क्या होना, एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन, उसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए एंथैल्पी चेंज accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। ठीक है, किसी भी एटम में किसी भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, उससे जो क्या निकलती है,
जो एनर्जी निकलती है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन क्या इस किसी एलिमेंट में क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल गैसेस एटम में क्या कर रहे हैं, हम उसको डाल रहे हैं या उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वहां से क्या जो निकलती है, जो एनर्जी निकलती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ease with which an atom adds electron to form an ion। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, क्या फॉर्म होगा हमारा, एनायन फॉर्म होगा। ठीक है, जबकि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या करते थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, किसी भी गैसियस एलिमेंट से, गैसियस एटम से क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे, क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को, इस तरीके से हो रहा है ना ये कुछ, सिर्फ गैसेस में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी इधर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अच्छा, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक है, चलिए इसको इस तरीके से देखते हैं। आगे जो लिखा है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो हमारा जेड इफेक्टिव होता है, क्या होता है, जेड इफेक्टिव की बात हो रहा है। इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस अ पीरियड, and consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम में जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा यानी कि जो उसका न्यूक्लियस का चार्ज है अट्रैक्ट करने का वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो कोई स्मॉल जो हमारा स्मॉल एटम ही होगा, हमारा कोई स्मॉल वाला एलिमेंट होगा, है ना, जिसका न्यूक्लियर, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसका अट्रैक्शन पावर भी ज्यादा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, थोड़ा इजी होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, वो जो जेड इफेक्टिव का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। जबकि कोई बड़ा एलिमेंट हो, ठीक है, साइज में कोई बड़ा एलिमेंट हो तो उसका जो जेड इफेक्टिव है वो कम होगा। ठीक है, अगर उसका जेड इफेक्टिव कम होगा तो उस वजह से क्या होगा, उसके जो न्यूक्लियस है उसमें उतनी अट्रैक्शन पावर नहीं रहेगी और जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो एकदम से ऐड नहीं होगा ना, हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ऐड करने के लिए। ठीक है, यानी कि जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, we should also expect electron gain enthalpy to become। चलिए अब इसको इस तरीके से देखते हैं, यानी कि जब हमारा Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा, देखो ये हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, ये हमारा शेल, ठीक है, हमारे शेल्स है। ठीक है, जब हम आगे की तरफ एक पीरियड में क्या करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसके बाद उतनी पावर है ना अट्रैक्ट करने की, उसका साइज भी क्या हो रहा है, आगे को जाते जाते क्या हो रहा है, साइज भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, साइज भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, साइज भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो साइज भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को जितना छोटा होगा वो उतने पास से जल्दी दिखेगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। जब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना होगा तो हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया इतना, यानी कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज। अच्छा, साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। ठीक है, साइज अगर इंक्रीज होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, जो पीछे हमने ये पढ़ा, इसको कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर इसको ध्यान रखना, ध्यान ये रखना कि जिन एलिमेंट जो क्या होते हैं कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको क्या ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, जो क्या होते हैं कंप्लीटली फिल्ड एलिमेंट्स होते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक की बात हो रही है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इतना समझ में आया? यानी कि जब हम किसी पीरियड में नीचे की तरफ जाएं, ठीक है, जैसे कि हम बोलें पीरियड में नीचे की तरफ जाए तो साइज तो इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। साइज का ऑर्डर तो ये होगा ना, ये है हमारा साइज का ऑर्डर, ये है साइज का ऑर्डर। नीचे जाते समय साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होना है? क्या होगा इसमें? क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर? चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है ना। सेकेंड और थर्ड पीरियड में क्या होता है, जो थर्ड पीरियड वाले होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? यानी कि ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाता है। फिर बाकी तो ऑर्डर ऐसे ही रहता है, सेम। बाकी ऑर्डर क्या है? बाकी ऑर्डर तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा? चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? क्योंकि इसका साइज क्या होता है? इनका साइज बहुत छोटा होता है इनके कंपैरिजन में, है ना, बहुत छोटा है। इतना छोटा इनका साइज होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड इजीली नहीं होंगे, नहीं होंगे ना इतना इजीली ऐड, क्योंकि वहां पर क्या साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। अब छोटे एटम में अगर हम क्या इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे उसमें तो क्या होगा? वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा जितना छोटा होगा, है ना, वहां पर उतनी जगह भी तो कम रहेगी। ठीक है, इसीलिए सेकंड पीरियड इनका क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है थर्ड पीरियड वाला। ठीक है, इतना समझ में आया? इसे देखिए एक बार। यानी कि जो थर्ड पीरियड वाले हैं उनकी क्या रहेगी? थोड़ा ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सेकंड पीरियड वाला। बाकी ऑर्डर तो वैसे का वैसे ही चलता आएगा, बाकी ऑर्डर तो जो चल रहा है वो चलता आएगा। ठीक है, अभी आप इतना देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन कराया था, इसको भी देख लेना आप एक बार, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसको एक बार बुक्स बुक्स में भी इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।